तो फर्ज करें एक ऐसी गेम जहां बोर्ड बिल्कुल खाली है, यानी कोई तयशुदा रूल्स नहीं कि फौज कहाँ खड़ी होगी या वजीर कहाँ जाएगा। बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह। राइट। और इस गेम को जीतने के लिए एक अजीम खिलाड़ी जानबूझकर अपनी फौज का एक अहम हिस्सा दुश्मन के हवाले कर देता है। हाँ, सिर्फ एक छोटी सी साइकोलॉजिकल एज लेने के लिए, जो कि काफी अजीब लगता है सुनने में। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे कोई गलती कर रहा हो। तो आज हम शतरंज की बात नहीं कर रहे। आज की इस तफसीली नशिस्त में हम बात कर रहे हैं कदीम तरीन खेल गो की। हाँ, गो वाकई एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स खेल है। जी, और हमारे पास आज रिलेंटलेस नाम की एक शानदार किताब के नोट्स हैं। ये मवाद दरअसल गो के दो सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर्स ली सेडोल और गू ली के दरमियान होने वाली एक हिस्टोरिक सीरीज का निचोड़ है। और पता है, ये सिर्फ किसी एक गेम का तज्जिया नहीं है। जब इस 10 मैचों की सीरीज को गौर से देखा जाए तो ये दरअसल दो इंतहाई ताकतवर जहनों का तसादुम लगता है। राइट। ये बेसिकली इस बात का मुताल्ला है कि जब इंसान पर शदीद तरीन प्रेशर होता है तो वो कैसे नए रास्ते तख्लीक करता है। सही। और इन दोनों खिलाड़ियों का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक तरफ ली सेडोल है, जो अपने केओटिक और एग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिकली आग के साथ खेलते हैं, एक्सट्रीम रिस्क्स लेते हैं बोर्ड पर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ घूली हैं, जिनका स्टाइल बहुत एक्सप्लोसिव और क्रिएटिव है। यानी अगर मैं इसे आम ज़बान में बयान करूं तो ये आग और पानी का टकराव था। आग और पानी बहुत अच्छी तशबीह है। जब ये दोनों बोर्ड पर आमने सामने आए तो उन्होंने सदियों पुरानी स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल तबाह करके रख दिया और पूरी तरह से नए आइडियाज इन्वेंट किए। जो चीज़ मुझे इस मवाद में सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है वो इन दोनों का माइंडसेट है। हम लोग आम तौर पर किसी भी स्ट्रेटजी को एथिक्स की नज़र से देखते हैं। मतलब राइट या रॉन्ग के हवाले से। हाँ, एग्जैक्टली कि ये मूव अच्छा था या बुरा था, या ये अप्रोच फेयर थी या नहीं। लेकिन रेलेंटलेस के नोट्स बताते हैं कि जब गो इस लेवल पर खेली जाती है तो वहाँ एथिक्स नहीं बल्कि फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। वाह, फिजिक्स के रूल्स, ये बहुत डीप पॉइंट है। जी, वहाँ अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ मुमकिन और नामुमकिन का वजूद होता है, एक रॉ फोर्स होती है। ये पॉइंट सच में माइंड ब्लोइंग है मेरे लिए। राइट और रॉन्ग से निकलकर प्योरली व्हाट वर्क्स पर फोकस करना। बिल्कुल, जो चीज़ काम कर जाए वही सही है। तो अगर हम इस पूरी सीरीज के स्ट्रक्चर की बात करें, जिसे जुबांगो कहा जाता है, ये कोई आम वीकेंड टूर्नामेंट तो नहीं था, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जुबैंगो असल में एक कदीम रिवायत है। इसे आप एक 10 गेम का डेथ मैच कह सकते हैं। 10 गेम का डेथ मैच सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। तारीखी तौर पर ये तब खेला जाता था जब दो मास्टर्स के दरमियान ये तय करना हो कि असल में सबसे बेहतर कौन है। ये सीरीज एक खिलाड़ी का करियर या तो आसमान पर पहुंचा देती है या उसे मुकम्मल बर्बाद कर देती है। ओह, यानी स्टेक्स इंतहाई हाई होते हैं। हाँ, और इस मखसूस जुबैंगो को एम लिली नाम की एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया था और इसकी इनामी रकम थी $8 लाख। वेट, एक मिनट, $8 लाख? और क्या ये विनर टेक्स ऑल था? टेक्निकली विनर टेक्स मोस्टली ऑल। हारने वाले के लिए प्राइज इतना छोटा था कि वो ना होने के बराबर ही था। बाप रे। तो ये सिर्फ टाइटल की बात नहीं थी, ये लिटरली अपनी लेगेसी और एक ह्यूज फॉर्च्यून दांव पर लगाने वाली बात थी। 10 राउंड वाले हेवीवेट टाइटल मैच से कंपेयर कर सकते हैं। बॉक्सिंग वाली एनालॉजी काफी फिट बैठती है इस पर। यानी जहां हर राउंड के बाद आपका ओपोनेंट आपकी वीकनेसेस को पढ़ चुका होता है और जो पंचेस राउंड 1 में खाए हैं उनका दर्द राउंड 2 की स्ट्रैटेजी बदल देता है। बॉक्सिंग की एनालॉजी ठीक है, लेकिन एक फर्क के साथ। बॉक्सिंग में फिजिकल ब्रूजेस होते हैं जबकि यहाँ साइकोलॉजिकल ब्रूजेस होते हैं। जहनी चोटें। जी, जब आप पहला गेम हारते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, और उस हिले हुए कॉन्फिडेंस के साथ जब अगले दिन उसी दुश्मन के सामने बैठना पड़ता है तो स्ट्रैटेजी वही ऑन द स्पॉट इन्वेंट करनी पड़ती है। और यही प्रेशर इन खिलाड़ियों से ऐसी चालें चलवाता है जो नॉर्मल हालात में कोई सोच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। और इस सीरीज में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसी प्रेशर की बात करते हैं क्योंकि जनवरी 2014 में जब इन्होंने बीजिंग में पहला मैच खेला तो वहां कुछ अजीबोगरीब हुआ। हाँ, पहला मैच काफी शॉकिंग था। ली सेडोल ब्लैकस्टोन्स के साथ खेल रहे थे
और उन्होंने एक ओपनिंग यूज की जिसे माइक्रो चाइनीज ओपनिंग कहते हैं। यहां तक तो ठीक था, जी, वहां तक सब नॉर्मल था। लेकिन फिर एक पॉइंट आया जहां मवाद बताता है कि ली सेडोल ने इंटेंशनली अपने 5 स्टोन्स दुश्मन को दे दिए, उन्हें कुर्बान कर दिया। हाँ, ये मूव पूरी गो कम्युनिटी के लिए एक शॉक था। जब मैं ये नोट्स पढ़ रहा था तो मैं टोटली कंफ्यूज हो गया। गो में टेरिटरी सब कुछ है ना, तो 5 पीसेस ऐसे ही थ्रो अवे कर देना तो किसी बिगिनर की मिस्टेक लगती है। पहली नजर में ये वाकई सुसाइड लगता है। गु ली जैसा मास्टर जब आपके 5 स्टोन्स कैप्चर कर रहा हो तो नॉर्मली गेम वहीं खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर ली ने ऐसा क्यों किया? इस सैक्रिफाइस के पीछे की मैकेनिक्स को समझना जरूरी है। ली ने ये स्टोन्स गुली के इलाके के बिल्कुल सेंटर में खेले थे। अच्छा। जब आप वहां स्टोन्स रखते हैं तो गुली को मजबूरन उन्हें कैप्चर करने के लिए अपने पीसेस उनके इर्द गिर्द लगाने पड़ते हैं। तो इससे ली को क्या फायदा हुआ? इसने तो अपने पीसेस लूज कर दिए ना। फायदा ये हुआ कि गुली अपनी सारी एनर्जी और मूव्स उस एक छोटे से एरिया में उन 5 स्टोन्स को मारने में लगा रहा था, जबकि उस दौरान ली उन 5 स्टोन्स के बाहर बोट के बाकी हिस्से पर अपने पीसेस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार बना रहा था। उसने सैक्रिफाइस देकर, सेंटर की टेरिटरी देकर बाहर की पूरी दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लिया। अब मैं समझा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नई सुपरफास्ट हाईवे पर चढ़ने के लिए टोल टैक्स देते हैं हम। हाँ, बहुत अच्छी मिसाल है ये। यानी जब टोल पे करते हैं तो हम पैसे लूज नहीं कर रहे होते, हम बेसिकली एक शॉर्टकट और स्मूथ राइड खरीद रहे होते हैं। ली ने अपने 5 स्टोन्स का टोल टैक्स दिया ताकि उसे पूरे बोर्ड पर कंट्रोल मिल जाए। बिल्कुल ठीक। उसने लोकल बैटल हारकर ग्लोबल वॉर अपने नाम कर ली। और यहाँ नोट्स हमें बहुत पावरफुल लेसन देते हैं। जी, वो क्या? यही वो कुर्बानी का फन है जो सिखाता है कि सर्वाइवल का मतलब हमेशा हर चीज बचाना नहीं होता। कभी कभी एक छोटा हिस्सा कटवाना पड़ता है ताकि पूरा वजूद बचा रहे। सही बात है। जिंदगी में भी ऐसी ट्रेड ऑफ्स करनी पड़ती हैं। और इसी गेम में एक और पॉइंट आता है जहां ली सेडोल सच में फंस जाते हैं। उनका एक ग्रुप बुरी तरह अटैक के अंडर आ जाता है। हाँ, वहाँ सिचुएशन वाकई क्रिटिकल हो गई थी उनके लिए। और यहाँ सोर्स मटेरियल उस शानदार रूल का जिक्र करता है कि इफ यू हैव टू रन, ब्रिंग अ फ्रेंड। यानी अगर भागना पड़ी जाए तो अकेले मत भागो, एक दोस्त को साथ में ला लो। लेकिन दोस्त से मुराद यहाँ क्या है? यहाँ दोस्त से मुराद आपका अपना कोई पीस नहीं है। यहाँ ब्रिंग अ फ्रेंड का मतलब है दुश्मन को अपने साथ उस भागम भाग में शामिल कर लेना। दुश्मन को साथ में ला लेना, वो कैसे? देखें, जब आपका एक ग्रुप कमजोर पड़ जाता है और आप सिर्फ डिफेंसिवली वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो आपका ओपोनेंट आपका ताक़ुब करता है। राइट। वो नेचुरली स्ट्रांग होता चला जाता है क्योंकि वो चेजिंग पोजीशन में है और आप सिर्फ बच रहे हैं। राइट। डिफेंसिव भागने में तो आप बेसिकली टारगेट प्रैक्टिस बन जाते हैं उसके लिए। एग्जैक्टली। तो ली सेडोल ने वहां डिफेंड करने के बजाय एक नया अटैक लॉन्च कर दिया गुली के एक और ग्रुप पर। उसने कंप्लीटली एक नई फ्रंट खोल दी। क्या बात है! डिफेंसिव होने के बजाय हाइपर अग्रेसिव हो गए। जी, नतीजा क्या निकला? अब दोनों के ग्रुप्स कमजोर थे और गो का ये बहुत गहरा असूल है कि जब बोर्ड पर दोनों तरफ के ग्रुप्स एक साथ कमजोर हो जाएं, तो टेक्निकल टर्म्स में कोई एक कंप्लीटली वीक नहीं रहता। यानी एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। हाँ, एक अजीब सा बैलेंस आ जाता है केओस के अंदर। ये बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। ये ऐसा ही है कि अगर किसी दलदल में गिर गए हैं तो वहां अकेले हाथ पांव मारने के बजाय आप दुश्मन का भी कॉलर पकड़कर उसे दलदल में खींच लें। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। अब उसे मजबूरन आपको निकालना पड़ेगा ताकि वो खुद भी निकल सके। दुश्मन को उसकी स्ट्रांग पोजीशन से निकालकर अपनी मिजरी में पार्टनर बना लिया। एग्जैक्टली। और इस स्ट्रैटेजी ने गेम 1 में इतनी एक्सट्रीम अफरा तफरी पैदा की कि वो एक ब्रूटल स्ट्रीट फाइट बन गई थी। और इस ब्रूटल नाइफ फाइट का असर ये हुआ कि गेम 2 का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदलना ही था। पहली बाजी में ही दोनों खिलाड़ी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे। बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। पहला गेम ही इतना ड्रेनिंग था। तो फरवरी 2014 में जब दूसरी बाजी शुरू हुई पिंगहू के मकाम पर, वहां की हवा ही अलग थी। मवाद बताता है कि पिंगहू की हिस्ट्री बहुत डीप है, राइट? हाँ, पिंगहू गो की तारीख में एक लेजेंडरी स्टेटस रखता है। 1739 में चिंग डायनेस्टी के दौर में वहाँ डंगू के मैच खेले गए थे। ओके, डंगू मैचेस? हाँ। फान सिपिंग और शी स्यांगशा के दरमियान ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें इस गेम में तकरीबन देवता माना जाता है। ओह वाओ।
तो जब ली और गूली वहां खेले तो ये ऐसा ही था जैसे आप किसी एंशिएंट कॉलिजियम में जाकर लड़ रहे हों। इन पर हिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रेशर था वहां, और इस हिस्टोरिक प्रेशर ने उनकी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल फ्लिप कर दिया। गेम 1 एक क्लोज क्वार्टर फाइट थी, लेकिन गेम 2 में उन्होंने जो ओपनिंग्स यूज की उन पर नोट्स में बहुत डिटेल दी गई है। खास तौर पर डायगोनल वर्सेस एडजेसेंट ओपनिंग्स की डिबेट पर। जी, मुझे ये पॉइंट पहले इतना समझ नहीं आया था कि कॉर्नर्स मैटर क्यों करते हैं इतना। इसे ऐसे समझते हैं, पुराने जमाने में खिलाड़ी आमतौर पर डायगोनल यानी बोर्ड के आमने सामने क्रॉस कॉर्नर्स में अपने पहले स्टोन्स रखते थे। अच्छा। इससे होता ये था कि गेम ऑटोमेटिकली पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी, गेम नैरो रहती थी। उसकी वजह ये थी कि पुराने रूल्स में पहली चाल चलने वाले को कोई पेनल्टी नहीं मिलती थी। तो उसका फायदा क्या होता था? उसकी कोशिश होती थी कि गेम स्मॉल और कंट्रोल्ड रहे, ताकि जो उसकी लीड है शुरू से वो मेंटेन रहे। तो छोटी छोटी बैटल्स होती थी बोर्ड पर। हाँ, लेकिन मॉडर्न गेम में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे कॉमी कहते हैं। ये एक हैंडीकैप पॉइंट सिस्टम है। हैंडीकैप सिस्टम यानी स्कोर में कुछ एडजस्टमेंट होती है। जी, पहली चाल चलने का नेचुरली एक एडवांटेज होता है, इसलिए मॉडर्न रूल्स में फर्स्ट प्लेयर को सेकंड प्लेयर को कुछ पॉइंट्स देने पड़ते हैं गेम शुरू होने से पहले ही, ताकि फेयरनेस रहे। ओह, तो चूंकि अब आप बेसिकली माइनस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप टाइट और नैरो गेम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको बड़े रिस्क्स लेने पड़ेंगे अपनी रिकवरी के लिए। प्रिसाइजली, इसलिए अब डायगोनल के बजाय एडजेसेंट यानी मुंसलिक कॉर्नर्स का ट्रेंड आ गया है। खिलाड़ी एक ही साइड के कॉर्नर्स पर पीसेस रखते हैं। इससे तो स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती होगी। बिल्कुल, इससे बोर्ड वसी या वाइड हो जाता है। अब पूरा बोर्ड एक सिंगल मैसिव बैटलफील्ड बन जाता है। ये एनोलॉजी बहुत क्लियर हो गई अब। नैरो गेम ऐसा था जैसे किसी गली में लड़ना, जहां आप सिर्फ एक आदमी का सामना कर रहे हैं सामने से। राइट। लेकिन वाइड गेम का मतलब है आप एक खुले मैदान में हैं जहां अटैक कहीं से भी हो सकता है आप पर। और इसी वाइड बैटलफील्ड पर ली सेडॉल ने एक और साइकोलॉजिकल बॉम्ब गिराया था ना। हाँ, उन्होंने एंटी चाइनीज ओपनिंग खेली थी वहां। जबकि गूली को चाइनीज स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है। ये डायरेक्ट उनके माइंड के साथ खेलना था, मतलब माइंड गेम्स हो रही थी। बिल्कुल, जिसे हम मेटा गेम कहते हैं। आप सिर्फ बोर्ड पर मौजूद पीसेस को नहीं खेल रहे होते, आप सामने बैठे इंसान की साइकोलॉजी को खेल रहे होते हैं। सही बात है। ली जानता था कि अगर मैं गूली को उसके कंफर्ट जोन में खेलने दूंगा तो वो स्ट्रांग रहेगा, तो उसने जानबूझकर ऐसी ओपनिंग खेली जो गूली की पसंदीदा स्ट्रैटेजी को बेकार कर दे। दुश्मन की प्रेपरेशन को उसके अगेंस्ट ही यूज करना, माइंड ब्लोइंग। और यहीं से हम इस सीरीज के और इस मुताले के सबसे प्रैक्टिकली यूजफुल हिस्से की तरफ आते हैं, उन प्रिंसिपल्स की तरफ जो हमारी आम जिंदगी में अप्लाई होते हैं। हाँ, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मवाद में सुनजी का एक कॉल कोट किया गया है कि वो फौजी जीतेगा जो ये जानता हो कि कब लड़ना है और कब नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक चाइनीज कहावत का जिक्र है। वो चालाक खरगोश वाली कहावत। जी, कि चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। द कनिंग रैबिट हैज 3 होल्स। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा ये बस एक नॉर्मल बैकअप प्लान की बात हो रही है। नहीं नहीं, ये उससे बहुत डीप है। हम जब आम तौर पर प्लान बी की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि अगर हमारी पहली कोशिश यानी प्लान ए फेल हो गया तो हम मजबूरन प्लान बी पर जाएंगे। राइट। प्लान बी एक किस्म का कॉम्प्रोमाइज लगता है हमें। जी, लेकिन गो की दुनिया में और ख़ास तौर पर इन मास्टर्स के खेल में एक कॉन्सेप्ट है मिराई। मिराई का मतलब है कि आपके पास एक ही वक्त में 2 कंप्लीटली इक्वल ऑप्शंस होते हैं। वेट, यानी प्लान ए और प्लान बी में कोई दर्जाबंदी नहीं होती, कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं, दोनों ही प्राइमरी प्लान्स होते हैं। खिलाड़ी बोर्ड पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां वो जानता है कि अगर दुश्मन ने रास्ता ए ब्लॉक किया तो मैं बिना किसी नुकसान के रास्ता बी ले लूंगा। अमेजिंग। वो इंतजार नहीं करता कि प्लान फेल हो जाए, वो सिचुएशन ही ऐसी बनाता है कि उसके पास हमेशा 2 बराबर के रास्ते हों। लेकिन कहावत में तो 3 बिल की बात की गई है, तो ये तीसरा होल क्या होता है फिर? तीसरा बिल दरअसल आपका पैराशूट है। ये आपका प्लान सी है, जो सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट होता है जब बोर्ड पर एक्सट्रीम केओस हो। सही। सामने वाला कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड मूव चल दे जो आपकी कैलकुलेशन में थी ही नहीं पहले। ये वो हिडन एस्केप रूट है जो आपको गेम में टोटली जिंदा रखता है। आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसे बिजनेस या लाइफ से रिलेट करूं, जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता आजकल।
बिल्कुल नहीं। वो डे 1 से ही 2 पैरेलल मार्केट्स टेस्ट कर रहा होता है। एक ब्लॉक हो तो दूसरा नेचुरली टेक ओवर कर ले, ये मियाँ है। और उसका तीसरा शायद उसकी सेविंग्स या कोई पिवट स्ट्रैटेजी होगी जो बैंक्रप्सी से बचाए। हाँ, बहुत अच्छी मिसाल है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अपनी कश्तियां जला दो, सब कुछ दांव पर लगा दो। बर्न योर बोट्स, हाँ। ये गेम हमें सिखाती है कि नई बोट्स मत जलाओ, हमेशा एक पैराशूट तैयार रखो अपने पास। एग्जैक्टली और जुबांगो की ये सारी सीरीज इन दोनों का एक दूसरे पर प्रेशर डालना, स्केप रूट्स बनाना, टेरिटोरी सैक्रिफाइस करना, ये सब इस बात का प्रूफ है कि अल्टीमेट बैटल कभी भी सिंपल रूल्स के साथ नहीं जीती जाती। इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी और एक कंटिन्यूअस अनलर्निंग चाहिए होती है इंसान को। इन 10 मैचों में से अगर कोई प्रैक्टिकली क्लियर विनर था ना, तो वो उनकी अडेप्टेबिलिटी थी। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, सच में इस पूरे मटेरियल को समराइज करें तो ये किसी लकड़ी के बोर्ड की आम गेम नहीं लगती। ये वाकई 2 जीनियसेस के फिलॉसफीज का टकराव है। एक कांस्टेंट स्ट्रगल है ऑर्डर और केओस के दरमियान बैलेंस ढूंढने की। और सबसे बड़ी बात ये कि इन स्ट्रैटेजीज का इतलाक हर उस जगह होता है जहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स हों या पॉलिटिकल नेगोशिएशंस हों या हमारी आम जिंदगी के डिसीजंस। बिल्कुल सही कहा, हर जगह ये असूल काम आते हैं। और इस डीप डाइव को क्लोज करने से पहले एक आखिरी प्रोवोकिंग थॉट छोड़ना चाहता हूं मैं। एक ऐसी बात जो इस डिस्कशन में बार बार इम्प्लिसिटली आई है सामने। हमने स्टार्ट में कहा था कि गो के बोर्ड पर एथिक्स नहीं फिजिक्स अप्लाई होती है। राइट या रॉन्ग नहीं, बल्कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल देखा जाता है। तो जरा एक सेकंड के लिए सोचा जाए, अगर हम अपने रोजमर्रा के कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या रिश्तों की हीटेड डिबेट्स, अगर इन सबको इस माइंडसेट से देखना शुरू कर दें, हर वक्त इस बात पर लड़ाई के बजाय कि कौन मॉरली सही और कौन गलत है, क्या हम प्योरिटी की उस ऐनक को उतार कर ये देख सकते हैं कि इस वक्त हकीकत में काम क्या कर रहा है? ये वाकई एक बहुत प्रोफाउंड शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है। अगर अना और जज्बात निकाल दिए जाएं कॉन्फ्लिक्ट से और सिर्फ मैकेनिक्स और ऑप्शंस पर फोकस हो, तो बहुत सी लड़ाइयां वहीं खत्म हो जाएं। और शायद हम सब अपनी लाइफ की गेम के बेहतर खिलाड़ी बन जाएं इस तरह। आज की ये नशिस्त यहीं खत्म होती है। इस सवाल पर गौर जरूर किया जाए। मिलते हैं अगली बार।